वेलकम स्टूडेंट्स, सेट 2024 के क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सेट डी में क्वेश्चन नंबर 23 से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, सिंपल सा फंक्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को बनाया होगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अ फंक्शन f फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, और आपको सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि जो दिया गया फंक्शन है वो किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग जानते हैं, इसका एक और नाम क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी से कहा जाता है। ओके, तो ये तो बहुत एकदम बेसिक सा है। आप जब सेट के बारे में पढ़ते हो, फंक्शंस के बारे में, तो वहाँ पर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सब के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका ग्राफ बनता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, और क्लियरली ग्राफ को देख के यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि जो इंटीजर पॉइंट्स है वहाँ पर ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, बहुत आसान था, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप इसको देख सकते हो, आपका जो 11-12 की बुक में इसको बहुत अच्छे से प्रूफ करके भी दिया होगा। ठीक है, तो जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है वो इंटीजर पॉइंट्स पे हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, लेट P बी अ नॉन एम्पटी परफेक्ट सेट इन R टू द पावर K देन P इज। ठीक है, तो P के बारे में पूछ रहे हैं। P आपको दिया गया है नॉन एम्पटी परफेक्ट सेट ऑफ R की पावर K। अब आपको R इज इक्वल टू K करके बना लो, सॉरी K इज इक्वल टू 1 करके इसको बना सकते हैं हम लोग। तो P क्या दे दिया है, नॉन एम्पटी परफेक्ट सेट ऑफ R। तो हम जानते हैं, तो डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि R का, ठीक है, रियल लाइन का कोई भी नॉन एम्पटी परफेक्ट सेट जो है वो हमेशा कैसा होता है, अनकाउंटेबल होता है। ये आपका रिजल्ट होता है, नॉन एम्पटी परफेक्ट सेट ऑफ R इज ऑलवेज अनकाउंटेबल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसको आप K इज इक्वल टू 2 करके भी बना सकते हो। 2 करके बनाओगे तो भाई देखो R में ही जब ये अनकाउंटेबल आ रहा है तो R स्क्वायर R क्यूब इसके लिए भी तो ये अनकाउंटेबल ही होगा। बी ऑप्शन तो ऐसे ही आपका गलत दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास मैट्रिक स्पेस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया था। देखिए यहाँ पर फंक्शन आपके पास डिफाइन किया गया है, डी डिस्टेंस ऑफ θ1, θ2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin θ1 माइनस sin θ2। ये आपके पास फंक्शन डिफाइन कर दिया गया है, और आपके पास ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि ये जो डी है वो आपका मैट्रिक स्पेस होगा, स्यूडोमेट्रिक होगा, नॉट स्यूडो, या फिर नॉट अ सिमेट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैट्रिक का जो डेफिनेशन होता है मैट्रिक स्पेस का, क्या बोलते हैं, 3 कंडीशन रहती है। डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं तभी ये 0 मिलेगा, डिस्टेंस 0 मिलेगा। ठीक है, सेकंड सिमेट्रिक, और थर्ड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। स्यूडो में क्या होता है, स्यूडो मैट्रिक्स में आपके पास डेफिनेशन में ये सेकंड वाला और थर्ड वाला तो एक जैसे रहेगा। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाले में वो क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ x एंड x, ठीक है, वो इज इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं दोनों को इक्वल ले रहा हूँ तो 0 मिलेगा, आगे वो कुछ नहीं बोला है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या बोला है, अगर इक्वल ले रहे हो तो 0 आएगा, और अगर डिस्टेंस 0 आ रहा है तो वो दोनों इक्वल होंगे, ऐसा बोल रहा है। लेकिन स्यूडो में क्या होता है, अगर इक्वल आया तो 0 होगा, और इक्वल नहीं आया तो भी 0 हो सकता है, वहाँ उसके बारे में कुछ नहीं बोला है। वो बोला है कि अगर इक्वल है तो 0 मेरे को ला के दो। ठीक है, तो अब यहीं पर से हमको चेक करना था कि ये मैट्रिक होगा कि स्यूडो होगा। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये आपका सिमेट्रिक और ट्रायंगल इनइक्वालिटी को तो सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि मॉड वाला दिया गया है sin θ1 माइनस sin θ2। ठीक है, ये दोनों को आप इजीली चेक कर सकते हो। मेन काम इस वाले में था, फर्स्ट वाले को ही इसमें चेक करना है। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट वाले को चेक कर देता हूँ। तो फर्स्ट को चेक करने के लिए क्या हम लोग लेके चलते हैं, इन दोनों को लेके चलते हैं। देखिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, या फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ θ1 और θ2 इज इक्वल टू 0, और मेरे को दिखाना है कि दोनों का मान बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। वहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा sin θ1 माइनस sin θ2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, sin θ1 माइनस sin θ2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स sin θ1 इज इक्वल टू sin θ2। ठीक है, अब आप बोलोगे कि साइन को काट देते हैं, ऐसा नहीं होता ना भाई। आप जानते हो sin θ1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n पाई प्लस θ2, ये वाला ये n पाई प्लस माइनस ये वाला चीज़ आ जाएगा। तो θ1 इज इक्वल टू θ2 नहीं आया, वो उसके सम n पाई के मल्टीपल में आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि θ1 और θ2 की वैल्यू बराबर लेना है, और आपको θ1 θ2 बराबर आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और साइन 2 पाई की भी वैल्यू होती है 0, लेकिन दोनों थीटा बराबर है क्या, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी वो डिस्कार्ड हो गया, इसलिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये वाली कंडीशन जरूर सेटिस्फाई होगी, इसलिए क्या हो गया आपका स्यूडो मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो 25 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
बी अ स्यूडो मेट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अगेन आपके पास मेट्रिक स्पेस का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन इसमें मैं एकदम श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर यही होगा, लेकिन मैंने जो बुक में एक इसी से मिलता जुलता रिजल्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मेरे अकॉर्डिंग बी होना चाहिए, बट आप इसको फाइनल आंसर की से ही मैच करेंगे। ठीक है, इसका क्या आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फंक्शन आपके पास है एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई रूट एन, और इसकी फिर आपको लिमिट फाइंड करनी है। कहीं पर आपको डेरिवेटिव किया जा रहा है, कहीं पर आपके पास डेरिवेटिव करके जीरो पुट किया जा रहा है, ऐसा आपको दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फंक्शन का डेरिवेटिव करके जब आप उसमें x की वैल्यू जीरो पुट करोगे और n टेंडिंग टू इन्फिनिट करोगे तो वैल्यू आपको इन्फिनिट मिलेगी। ये मेरे तरफ से आंसर आ रहा है, लेकिन मैं इसके सॉल्यूशन में श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा सकता। देखिए, मेन मकसद आपका सही हो रहा है या गलत हो रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन मकसद होता है सही जानकारी आप तक पहुँचे। अगर मैं इसके सॉल्यूशन में श्योर नहीं हूँ तो मैं और सॉल्यूशन बता के आपको और मतलब गलत जानकारी आप तक नहीं पहुँचाना चाहता। ठीक है, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन में श्योर हो जाऊँगा तो मैं बाद में आपको इसका सही जो मेरा एकदम श्योर जो आंसर रहेगा वो आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो 32 का मेरे अकॉर्डिंग आंसर बी आना चाहिए, लेकिन इसको फिर भी आप होल्ड पे रख सकते हो, सही मेन आंसर के आने के बाद ही आप इसको चेक करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, देखिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है एफ एन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन। ठीक है, और आपके पास फिर एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन को डिफाइंड किया गया है समीशन के फॉर्म में, और आपको बताना है फिर क्या वैल्यू आएगी फंक्शन के। तो देखिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एग्जाम हॉल में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, अपने दिमाग को स्थिर रखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बना सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा टफ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे, जो बेसिक आपका रिजल्ट होता है उसको यूज़ करोगे ना, अर्थमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का, तो वहीं से आप इसको बना सकते थे। देखिए, हमको क्या बोला गया है कि पहले बोला गया है कि एक्स की वैल्यू जो है रियल है। ठीक है, फिर लास्ट में बोला है कि x की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर x का वैल्यू आप जीरो लोगे तो आपको तो जीरो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर, लेकिन पहले मैं इस सीरीज़ को ओपन कर देता हूँ। ओपन करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई जीरो से स्टार्ट करना है, तो पहले एक्स स्क्वायर मिलेगा, सेकंड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2। इस प्रकार से मेरा जो है सीरीज मिल रहा है। अब बोल रहा है कि इसका सम जो है वो क्या निकलने वाला है, एफ एक्स का, और उसमें बोल दिया है कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है। अगर x की वैल्यू जीरो नहीं लेनी है तो ये जो मेरा सीरीज है वो नॉन जीरो सीरीज बन जाएगा। और इसको आप ध्यान से देखोगे तो हर टर्म का आप यहाँ पर d निकाल के देखिए। ठीक है, सर्वांतर आप जानते हैं ना, d इज इक्वल टू क्या होता है, सर्वांतर होता है। सर्वांतर निकालोगे तो इन दोनों टर्म के बीच का कॉमन जो रेशियो है, कॉमन रेशियो क्या निकलेगा, कॉमन रेशियो आप इसमें बीच का निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों के बीच का कॉमन रेशियो भी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर निकलेगा। तो सारा जो कॉमन रेशियो वो डी निकलने वाला है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एस इन्फानाइट, ठीक है, इन्फानाइट टर्म्स का सम है ये। एस इन्फानाइट इज इक्वल टू क्या होता है, a/1 माइनस, सॉरी ये आर रहता है, सॉरी आर, डी नहीं रहता, आर के फॉर्म इसको लिखा जाता है। तो 1 माइनस आर करोगे तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस इसको लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आपका ऊपर चले जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनल आपके पास आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका सिंपली सम निकल गया, एस इन्फानाइट हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं था इसमें, ऐसे नहीं कि इसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन है तो पॉइंट वाइज लिमिट, यूनिफॉर्मली लिमिट ऐसा निकालना पड़ेगा। देखो बेसिक सा हमने एकदम रिजल्ट लगाया है इन्फानाइट टर्म्स का सम का, जो होता है a/1 माइनस आर, ए मतलब प्रथम पद, आर मतलब कॉमन रेशियो। ठीक है, डी मैं लिख दिया था वहाँ पर, डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, आर मतलब कॉमन रेशियो होता है। यहाँ से आपने इजीली इसको बना लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एग्जाम में कोई क्वेश्चन टफ भी है ना तो उसको एक बार पढ़ो, आप एक दो बार पढ़ोगे, क्या पता कब का आपका जो नॉलेज है वो कहाँ पर यूज़ हो जाए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, अगेन आपके पास यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट और मैट्रिक्स स्पेस दोनों का मिला जुला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है कि एफ एन जो है सीक्वेंस एफ के ऊपर में यूनिफॉर्मली है। ठीक है, और एक्स इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ई। ठीक है, और जो लिमिट फंक्शन की जो लिमिट निकाल रहे हैं एफ एन टी जो है टी टेंडिंग टू एक्स पर ए एन आ रहा है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस मिलेगा, जो सीक्वेंस मिलेगा ए एन, ये सीक्वेंस कैसा होगा इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये पुराना CSIR का भी क्वेश्चन है और इसका रिजल्ट होता है कि जो सीक्वेंस मिलती है, देखिए अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है फंक्शन किसी पॉइंट किसी फंक्शन पे, ठीक है,
जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है किसी फंक्शन पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है, तो जो आपका लिमिट निकलेगा तो उससे जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी आपका कन्वर्जेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, अगेन आपके पास कैंटर सेट का डेफिनेशन ही पूछा गया है। कैंटर सेट की जो प्रॉपर्टी है वो आपको बताना है। कैंटर सेट इज ठीक है, एवरीवेयर डेंस, नोवेयर डेंस, काउंटेबल और नॉट कॉम्पैक्ट। तो हम तो जानते हैं कि जो हमारा कैंटर सेट होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा एवरीवेयर डेंस और नोवेयर डेंस। तो कैंटर सेट क्या होता है, ये आपका होता है नोवेयर डेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बड़ा ही अच्छा और आसान क्वेश्चन दिया गया था। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है लेट ई बी अ नॉन कॉम्पैक्ट सेट इन आर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो ई को सबसे पहले आपको नॉन कॉम्पैक्ट सेट लेना है आर में। ठीक है, आर का हमको क्या लेना है, एक नॉन कॉम्पैक्ट सेट लेना है। तो कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, वो होता है क्लोज्ड एंड बाउंडेड, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है, तो आपको एग्जांपल लेना है ना, तो आप ऐसा लो जो क्लोज्ड तो हो लेकिन बाउंडेड ना हो, या तो बाउंडेड हो लेकिन क्लोज्ड ना हो। ऐसा करके कोई सा भी आप एक ऑप्शन ऐसा ले सकते हो, ई की वैल्यू ले सकते हो। तो पहले मैं ई को ले लेता हूँ, आर ले लेता हूँ। ठीक है, आर कॉम्पैक्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड तो होता है बट बाउंडेड नहीं होता। अब मेरे को पहला ऑप्शन बोला गया है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ई इज बाउंडेड। अब कोई सा भी कंटिन्यूस फंक्शन लोगे वो बाउंडेड हो जाएगा। तो एफ एक्स मैं ले लेता हूँ एक्स, ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, लेकिन क्या ये बाउंडेड है, नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड बोर्ड है एवरी कंटिन्यूस फंक्शन ऑन ई इज अनबाउंडेड। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ ई को, अब मैं ले लेता हूँ आपका 1 2, इस प्रकार से लेता हूँ। देखिए फंक्शन बाउंडेड तो है बट फंक्शन क्लोज्ड नहीं है। 1 और 2 लिमिट पॉइंट है लेकिन सेट में नहीं है, मतलब ये क्लोज्ड नहीं हुआ, लेकिन बाउंडेड है मतलब अभी भी ये कॉम्पैक्ट नहीं हुआ। अब मैं फिर से फंक्शन ले लेता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू, इस बार फिर से मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो फंक्शन तो अब मेरा बाउंडेड हो गया, यहाँ पर बोर्ड है अनबाउंडेड। तो ए और बी दोनों ही गलत है। और सी ऑप्शन देखेंगे देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ई विच इज नॉट बाउंडेड, ये बिल्कुल सही हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला, देयर एग्जिस्ट की बात किया। ठीक है, तो एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है जो कैसा हो, नॉट बाउंडेड या फिर अनबाउंडेड हो, इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 आपके पास, देखिए फिर से मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन है। लेट एक्स बी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस एंड वाई बी अ कंप्लीट सब स्पेस ऑफ एक्स, देन वाई इज, तो ये भी आपका रिजल्ट होता है, वाई कैसा होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, देखिए बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आपके पास दिया गया है एफ एम एक्स इज इक्वल टू, दिया गया है एल इज इक्वल टू एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट कॉस एम फैक्टोरियल पाई एक्स की पावर 2n, और फिर आपको लिमिट निकालना है m टेंडिंग टू इन्फिनाइट पे दिए गए फंक्शन की। ठीक है, तो ये आपके पास फंक्शन दिया गया है, तो इसको आज आप ध्यान से बनाओगे तो डबल लिमिट टाइप से कुछ बनेगा। ठीक है, डबल लिमिट हो जाएगा m टेंडिंग टू इन्फिनाइट और n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, और ये फंक्शन दिया गया है। तो इसका जो प्रूफ है ना बहुत बड़ा है, इसको अगर मैं इस वीडियो में बताऊँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ का एक रिजल्ट आता है। ठीक है, ये जो फंक्शन दिया गया था आपको, ठीक है, इस फंक्शन की जो लिमिट आप निकालोगे वो वैल्यू 0 होगी फॉर इरेशनल और 1 होगी फॉर रेशनल। ठीक है, x की वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है, रेशनल कौन सा x की बात कर रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगर इरेशनल लेते हो आप, ठीक है, ये जो x है यदि आपने इरेशनल लिया तो ये जो लिमिट है उसकी वैल्यू 0 मिलेगी। अगर आप x को रेशनल लोगे तो वैल्यू आपको 1 मिलेगा, ये रिजल्ट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, 1 फॉर रेशनल x। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, देखिए फिर से मीट्रिक स्पेस का क्वेश्चन दिया गया है। बहुत सारे मीट्रिक स्पेस के क्वेश्चन दिए गए थे इस एग्जाम में। देखिए इफ़ f इज़ अ कंटिन्यूस मैप ऑफ अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस x इंटू r टू द पावर k, देन एफ एक्स इज। ठीक है, तो यहाँ पर आप k की वैल्यू 1 लेके भी बना सकते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यदि कंटिन्यूस मैप है तो कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस को कहाँ मैप करता है, कॉम्पैक्ट पे ही मैप करता है। और कॉम्पैक्ट का मतलब क्या था, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, बोथ क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन अभी मेरे से सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है, तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आपके पास सीक्वेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस हुज एलिमेंट्स आर द डिजिट्स 0 and 1, देन ए इज। ठीक है, तो आपको सीक्वेंस बनानी है जिसके एलिमेंट 0 और 1 है। तो आप ऐसे कितने सीक्वेंस बना सकते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, देखिए सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। ठीक है, डेफिनेशन पे आप इसमें ध्यान दीजिए। सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है। तो यहाँ पर डोमेन के तौर पे मैं ले लूँगा नेचुरल नंबर, और मेरे को बोला क्या जा रहा है कि उनके एलिमेंट 0 और 1 है, मतलब कोडोमेन में क्या आ रहा है आपका 0 और 1 आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया मेरा फंक्शन। अब आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए, वही आपका हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस।
तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 की पावर में डोमेन की कार्डिनलिटी, और नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी होती है, एलिफ नॉट, और ये हो जाएगा आपका, आप जानते हो 2 की पावर एलिफ नॉट कितना होता है, ये होता है सी, कार्डिनलिटी ऑफ कंटिन्यूम, जिसे बोला जाता है वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपका 48 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अनकाउंटेबल सीक्वेंस। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये n कहाँ से आ गया, तो ये जो n नेचुरल नंबर है ये आपका बाय डेफिनेशन आता है, क्योंकि सीक्वेंस का डेफिनेशन होता है सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर, तो डोमेन के तौर पे हमेशा आपको नेचुरल नंबर को ही लेना है। कोडोमेन में आपको बोला गया था 0 और 1 आपके एलिमेंट्स होने चाहिए, क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता सकता था 0 1 2 या 1 और -1, तो जितना एलिमेंट्स बोला है उतना यहाँ पर रख दीजिए, 2 एलिमेंट था तो 2 हो गया, पावर में डोमेन का कार्डिनलिटी ये होता है आपका एलिफ नॉट, और 2 की पावर एलिफ नॉट होती है सी। ठीक है, तो यहाँ से आपका अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 ये अभी मेरे से सॉल्व हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अपने फाइनल आंसर की से मैच करेंगे तभी अच्छा रहेगा। ठीक है, कुछ लोगों को कहना है कि ये ऑप्शन विलोपित हो जाएगा, इसके कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम फाइनल आंसर की से मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखिए, लेट एफ बी ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर सिंपली बोला गया कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो सुप्रीम और इन्फीमम के बीच में लाई कर रही है, ऐसा इसमें दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसका आंसर भी लगा के हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पर आपका इन्फीमम छोटा होगा और सुप्रीमम बड़ा होगा, सी ऑप्शन को बोल रहे हैं, लेकिन मैंने जो एक रिजल्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा डाउट है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसका आंसर सी बता रहे हैं, लेकिन मैंने जो रिजल्ट देखा है बुक में, ठीक है, बुक नहीं है वो, मैंने एक थ्योरी पेपर से इसको उठाया है, वहाँ पर इसका आंसर सी बी दिया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। ठीक है, सी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 बोला गया है अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, देन द प्रॉपर्टी, अब कौन सी प्रॉपर्टी वो रखेगा ये दिया गया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको छोड़ के आ गए हैं, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इसको आसानी से डिस्कार्ड कर सकते थे ऑप्शंस को। जैसे कि देखिए, पहले ऑप्शन में बोला गया है फंक्शन इज अनबाउंडेड ऑन ए बी, तो फंक्शन आपका अनबाउंडेड होगा। बोले देखिए, आपको बोला गया फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, क्लोज इंटरवल पे। अब सिंपल सा एफ एक्स इज इक्वल टू ले लीजिए एक्स, और ऊपर क्लोज इंटरवल ले लीजिए 1 2। देखिए भाई, कहाँ पर फंक्शन अनबाउंडेड हो रहा है आपके पास, एफ इज अनबाउंडेड बोला है, गलत हो गया। ठीक है, सेकंड एफ हैज़ मिनिमा बट नॉट मैक्सिमा, भाई फंक्शन की मिनिमा 1 पे है, मैक्सिमा 2 पे है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। डायरेक्ट आप ऑप्शन सी को मार के आ सकते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंपल से आपको सोचना है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन को बड़ा है, जैसे मैं आपको बार बार बोलता था, कई बार क्वेश्चन को बड़ा दिखाया जाता है, ऑप्शन बड़े बड़े होते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसा नहीं होना है हम लोगों को। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक अगर आप अपना नॉलेज लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो आप आसानी से इसको बना सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, दिया गया है लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस एंड एस आर एक्स बी द ओपन स्फीयर इन एक्स विथ सेंटर एक्स एंड रेडियस आर, लेट ए बी द सबसेट ऑफ एक्स विथ डायमीटर लेस देन आर विच इंटरसेक्ट्स एस आर एक्स, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया पूछा गया है। थोड़ा सा अब इसको आप टफ क्वेश्चन बोल सकते हो, क्योंकि एक अंदर का थ्योरम पूछा गया है, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है ए इज सबसेट ऑफ एस आर एस टू आर एक्स, ये इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो, थ्योरम दिया गया मैट्रिक्स स्पेस की बुक में, ये आपको थ्योरम मिल जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 बहुत ही आसान फंक्शन का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, फंक्शन आपके पास आर टू आर में डिफाइंड है सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, मॉड एक्स फंक्शन दिया गया है, और आपको फंक्शन का लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव फाइंड करके बताना है कितना होता है। तो आप जानते हो जो फंक्शन मॉड फंक्शन होता है ये कंटिन्यूअस तो है, बट ये आपका जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और जीरो पे ही उसकी लेफ्ट और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू पूछा गया है। तो क्लियरली जब इसको बनाओगे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से, तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, -0 आपके पास कितना मिलेगा, -1, और राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिलेगा 1। ठीक है, एकदम बेसिक सा है, आप तो इसको 11th 12th में बहुत अच्छे से पढ़े होगे, इसको बताने का भी जरूरत नहीं था। ठीक है, 54 का आंख मूंद के डी मार के आना था आपको, करेक्ट ऑप्शन है डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, यहाँ पर आपके पास सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत करके आए हैं, क्योंकि कॉसी और कन्वर्जेंट का जो रिजल्ट होता है ना, उसको वो वहाँ पर स्टूडेंट्स डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉसी इंप्लाइज कन्वर्जेंट होता है, कॉसी है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो कॉसी है। ये जब हम लोग बात बोलते हैं तब हम लोग रियल लाइन पे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको रियल लाइन नहीं दिया गया था, रियल लाइन का एक सबसेट दिया गया था, ओपन इंटरवल 0 to 1। और अब इसमें बोला गया है कि जो सीक्वेंस है xn, सीक्वेंस आपको दिया गया है xn 1 अपॉन क्या था n। ठीक है, तो सीक्वेंस
जो है वो कॉशी रहेगा, ठीक है, 1/n कॉशी सीक्वेंस होता है। लेकिन कन्वर्जेंट के लिए क्या देखना रहता है, ये कन्वर्ज कर रहा है 0 पे, ठीक है, 0 उसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 हमारे पास सेट में नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है, ये कन्वर्जेंट नहीं हुआ, तो ये सीक्वेंस कॉशी तो है ना। कॉशी का मतलब क्या होता है, किसी भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस को आप एप्सिलॉन से कम कर सकते हो, तो कॉशी तो हो जाएगा लेकिन कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, सीक्वेंस इज कॉशी विच इज़ नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको कॉशी एंड कन्वर्जेंट मार के आए हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो लिमिट पॉइंट होता है ना वो आपके सेट में हो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रियल लाइन नहीं बोला गया है, अगर यहाँ पर आर बोलता, जैसे कि क्वेश्चन में बोल देता है लेट आर ऑफ द रियल लाइन, ठीक है, डिफाइन द सीक्वेंस 1/n, तो वहाँ पर कॉशी इम्प्लाइज कन्वर्जेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। देखिए आपके पास फंक्शन डिफाइंड है ओपन इंटरवल 0-1 से r पे, और फंक्शन इस प्रकार से दिया गया है 1h(x) = 1/x, और आपको फंक्शन की कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि hx बराबर है 1/x, ग्राफ देखोगे तो ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। hx क्या है 1/x, तो 1/x आपका कंटिन्यूस फंक्शन दिया गया। अब आपको यूसी चेक करना था, यूसी चेक करने का बहुत सारे तरीका है, एंड पॉइंट्स पे आप चेक कर सकते हो, ठीक है, या आप चाहो तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया भी ले सकते हो। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है, मान लेते हैं हम लोग एक सीक्वेंस an, ठीक है, an मैं ले लेता हूँ 1/n और bn मैं ले लेता हूँ 1/2n, ठीक है। तो an माइनस bn इसको जब आप निकालोगे, ठीक है, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिट, ये कहाँ जा रहा है आपका an माइनस bn कर, सॉरी ये 2n है ना, ठीक है, ये an हो गया 1/n, bn हो गया 1/2n, इन दोनों जो सीक्वेंस का आप जब डिस्टेंस लोगे n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे, तो ये आपका 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इनकी फंक्शनल इमेज लोगे, जब आप इनका f ऑफ an माइनस f ऑफ bn जब आप करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ an अपॉन bn जब आप करोगे तो ये हो जाएगा n माइनस 2n, दैट मीन्स मॉड ऑफ n, दैट मीन्स n, और n टेंडिंग टू इन्फिनिट पे ये आपका इन्फिनिट चले गया, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस 0 पे जा रहा है, लेकिन उसकी फंक्शनल इमेज का जो डिस्टेंस है वो 0 पे नहीं जा रहा है, तो ये आपका यूसी नहीं हो गया। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से इसको आप बना सकते थे, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका h इज कंटिन्यूअस बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 59, अगेन आपके पास थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि बाई डेफिनेशन ये बनेगा लेट xn बी अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ मीट्रिक स्पेस विथ इन्फिनिटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड लिमिट xn इज x, ठीक है। फिर डिफाइंड किया गया है एक सेट x, उस सेट में ऐसे सीक्वेंस आ रहे हैं जो उस सीक्वेंस को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ये बाई रिजल्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ax इज द लिमिट पॉइंट ऑफ a, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, देखिए रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अपर और लोअर रीमान इंटीग्रेशन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्लियरली जब आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन में देखिए ए में बोला गया है कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है, इसका तो कोई रोल ही नहीं था। बी सी डी में देखिए बोला गया है कि पार्टीशन, पी टेक ऑल पार्टीशन बोला गया है बी में, सी में फाइनेटली मैनी पार्टीशन, और डी में बोला है काउंटेबली इन्फिनिट पार्टीशन। तो आप जानते हो जो आप इंटरवल जो रहता है आपके पास, जो आई दिया गया है होता है, उसका आप कितना पार्टीशन कर सकते हो, उसका हम लोग इन्फिनिटली मैनी जितना चाहे उतना पार्टीशन कर सकते हैं, अनकाउंटेबल पार्टीशन भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, टेक ओवर ऑल पार्टीशन पी ऑफ ए बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया है सारे क्वेश्चंस को आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। फिर भी 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे मैं भी श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराया है, ठीक है। किसी भी प्रश्न से संबंधित अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। और अभी तो अब हमारा सेट का जो ये क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। रियल एनालिसिस के लिए लीनियर अलजेब्रा का भी सॉल्यूशन हम लोग जल्दी ही लेके आएंगे। इसके साथ ही साथ मैं बहुत जल्द एक वीडियो लेक्चर लाने वाला हूं जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा, और उस सिलेबस के बाद हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्ट्रेटेजी रहेगा, किस प्रकार से कहां से पढ़ा जाए, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और पुराने जो 2014-2019 का क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।